और वो एक ग्रीन कलर का स्नेक होता है जो बिल्कुल ब्रांच की तरह दिखता है। वो उस लड़की के पीछे से, सर के पीछे था। भालू और उसका बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा था, ऐसे बहुत बेबी नहीं था। तो वो दोनों बिल्कुल ही सामने ही 10-15 मीटर पे अचानक से जंगल में ऊपर उठे और हम लोग चल रहे थे। तो भालू को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जहाँ पे खड़ा था वैसे ही खड़ा था। और हमारा लक अच्छा था कि उसका कोई अटैक करने का मूड नहीं था। माउंटेनिंग में जनरली विंड्स किलर हो, और ये जो था विंड बहुत ही तेज चला और हम इतने पतले रिच पे खड़े थे कि ना उस पर ढंग से बैठ सकते हैं ना ठीक से खड़े हो सकते हैं। तो फाइनली हमारे इसमें बोला कि साहब अभी क्या करना है। मैंने बोला बस गिरना मत नीचे। वो आइस एवलांच आया था और वो मेरे पैरों को टच करते हुए, मैंने इतना एच पे हम लोग बचे, वी डिडंट सी एनी क्रीचर अराउंड, बट दोज वर डिस्टिंक्ट फुटमार्क। वो बीच में दिख रहे थे, बीच में फिर वैनिश थे। स्नोफॉल हुई नहीं थी, मिटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबके दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज और ऑनर है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धुमाल। मैंने 22 साल फौज के अंदर सर्विस की है, इंडियन आर्मी में। मैं बहुत प्राउडली मराठा लाइट इन्फेंट्री में मैंने सर्विस की है, जो कि एक बहुत उम्दा रेजिमेंट है और बहुत पुराने रेजिमेंट है, जिसमें कि 2 बटालियंस 14 और 25 मराठा में मैंने सर्विस की। उसके अलावा 6 मराठा लाइट जो है उसके साथ मैंने यूएन मिशन जो है, जो साउथ सूडान में था, अफ्रीका में, तो वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा लिया। उसके अलावा मैंने माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का 3 साल का टेन्योर काटा है, 2019 से लेके 2022 तक। और उसके अलावा कॉम्बैट ऑपरेशंस, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस थे, वो जे.एंड.के में सर्व किया है। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पुंछ के आसपास के इलाके में सर्व किया है। और साथ में सियाचिन में तकरीबन 1.5 साल सर्विस की है, सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ पे 19,000 फीट के जो एक पोस्ट थी, 18,000 फीट से 19,000 फीट के बीच में, वहाँ पे तकरीबन 3 महीने काटे थे। और दूसरी एक पोस्ट भी थी तलवार करके, तो वहाँ पे भी तकरीबन 1.5 महीना काटा था। तो वो भी 16,000 फीट के आसपास थी। तो काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपोजर दिया है आर्मी ने, और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा है। और रिसेंटली अभी जस्ट 3 हफ्ते पहले मैं जो अपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके अभी बाहर आया हूँ, सिविल में आया हूँ और वेटरन बन चुका हूँ। तो टू एक्सप्लोर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अदर देन फौज, तो होपफुली दैट एक्सप्लोरेशन विल कंटिन्यू। माउंटेनियरिंग का कंटिन्यू होगा एज कमर्शियल वेंचर, तो वो इरादा है। माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग जो है, तो होपफुली दैट विल गो ऑन। सो दैट इज द बैकग्राउंड फॉर मी। और जो 11th-12th था वो मैंने एक सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, एसपीआई करके बोलते हैं, जो औरंगाबाद में है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खोली है। वहाँ पे सबसे पहले मिलिट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग ली एनडीए में जाने के लिए। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं आईएमए में जो है आर्मी की ट्रेनिंग ली थी। ओके, तो जो हम्म। इन्फेंट्री होती है इंडियन आर्मी में, इट इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट कॉम्बैट आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। और एज एन ऑफिसर, व्हाट डू यू फाइंड द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट्स अबाउट सर्विस इन द इन्फेंट्री? सो इन्फेंट्री जो है उसको क्वीन ऑफ द बैटल बोलते हैं, नो, बिकॉज वो डायरेक्शन देती है बैटल को। तो जैसे पुराने टाइम पे किंग होते थे, किंग तो लड़ाई कर लेंगे, बट ओवरऑल जो डायरेक्शन है पूरे किंगडम का, काफ़ी हद तक क्वीन डिटरमाइन करते थे। तो वो इन्फ्लुएंस बैक करती है बैटल को। तो इन्फेंट्री मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग जो है, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फेंट्री आते हैं, अलग अलग रेजिमेंट आते हैं, स्पेशल फोर्सेस भी इन्फेंट्री में काउंट होते हैं। तो इन्फेंट्री जो है वो बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैदल जो चलती है, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। टेन्योर्स जो होते हैं बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बहुत रिमोट एरियाज में होते हैं, बट उसके साथ साथ फिर एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इन्फेंट्री के अंदर आप ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़े हो, आपका जो इन्फ्लुएंस है, और प्लस जो पीस टाइम है, जैसे अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन इस टाइम पे भी इन्फेंट्री का रोल कॉम्बैट ऑपरेशंस में है। तो वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। इन्फेंट्री में और एक चीज़ क्या होती है जो बहुत मायने रखती है, चाहे फौजी लाइफ हो, चाहे आप फौज के बाद भी बाहर आ जाओ, बहुत मायने रखती है, वो है ह्यूमन एस्पेक्ट। क्योंकि इन्फेंट्री के अंदर जो ऑफिसर टू जवान या ऑफिसर टू जेसीओ जवान, ये जो रिश्ता होता है बहुत गहरा होता है, बहुत डीप होता है। मतलब ये इन्फेंट्री में कहा जाता है कि
डोंट माइंड द लैंग्वेज, बट एक दूसरे के कच्चे का कलर भी पता होता है। तो यहाँ तक कि वो क्लोज रिलेशनशिप होती है, एक दूसरे से जानकारी होती है। और ऐसे कई सारे जेसीओ जवान आपके अंडर जो है, और कई सारे आपके सुपीरियर ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स आपके साथ सर्विस कर रहे होते हैं। तो उससे आपको मल्टीट्यूड ऑफ पर्सनैलिटीज के साथ इंटरेक्ट करना है, बहुत क्लोजली करना है, उनको पहचानना है, उनके जो हाव भाव है, उनकी जो जिस तरीके से वो आपके साथ पेश आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी गहराई में देखना है कि जो दिख रहा है उसके आगे और गहराई में क्या है, और क्या चल रहा है उनके मन में और दिमाग में, और उसको जज करते हुए अकॉर्डिंगली अपने कमांड को फ्लेक्सिबल रखना है। आपका कमांड कोई रिजिड नहीं हो सकता, आप कभी उसको एक कोई फॉर्मूला से नहीं चला सकते। तो फॉर्मूलाज जो है वो अदला बदली करते हुए, तो वो एक एक्सपोजर बहुत अच्छा रहता है इन्फेंट्री का। साथ में जैसे रहते कॉम्बैट ऑपरेशन की बात है, तो इन्फेंट्री आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब्स है आर्मी, किसी भी आर्मी के अंदर। ओके, कैन यू टेल अस अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस जो आपने एक्सपीरियंस किया हो? ओके, तो पहले तो मेरे जैसे, तब मैंने बताया, मैं एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट में था, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है, एसपीआई करके, सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। तो चाह तो बहुत पहले से थी फौज की, मेरे फादर को बहुत ज़्यादा चाह थी। तो उनको कहीं से पता लगा, हम मैं उस इंस्टीट्यूट में गया, बड़ा टफ सिलेक्शन होता है उसका। बट उस सिलेक्शन के बाद वो फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग था, जिसमें वेपन छोड़ के बाकी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग थी। जो कि वेपन ट्रेनिंग बहुत छोटा हिस्सा होता है आर्मी ट्रेनिंग का, आपका माइंडसेट और आपका फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वो एक्सपोजर वहां पे मिला, और उसके बाद जो माइंडसेट चेंज हुआ, एक गो गेटर वाला माइंडसेट जो होता है एक आर्मी ऑफिसर के लिए जो नेसेसरी होता है, वो माइंडसेट वहां से शुरू हुआ। फिर आईएमए के अंदर जब मैं गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ पे हुआ था, जो आर्मी के लिए जब ट्राई किया था। और आईएमए के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, मेरे ख्याल से जितनी भी लोग सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग मतलब फिजिकल पूरी हो गई। थ्योरी तो ऑब्वियसली होती है, बहुत सारी पढ़ाई भी होती है आर्मी में, तो पूरी लाइफ आप पढ़ते रहते हो, वो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती लाइफ आर्मी में। बट मोर देन दैट, जो फिजिकल ट्रेनिंग भी है, वो एक तरीके से फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा है। आपको इस माइंडसेट में डाला जाता है कि आपकी सारी इनहिबिशन हट जाए। आपको कभी गटर के अंदर उतारा जाएगा, कभी कीचड़ के अंदर उतारा जाएगा, कभी आपको स्लीप डिप्रिवेशन दी जाएगी, और उसके बाद फिर आपको कोई थेरेटिकल एस्पेक्ट करना पड़ेगा, या तो कोई प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो डिजाइंड इस तरीके से है कि आपको जो हर्डल्स एक आम आदमी को लगता है कि ये हर्डल है, वो आपको कंफर्ट लगना शुरू हो जाता है। तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है, वो ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मुझे लगता है मायने रखी है मेरे लाइफ में, और जो अभी तक मुझे माउंटेनियरिंग से लेके आर्मी लाइफ में भी बहुत काम आई है। तो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट वो सबसे बढ़िया था। और ऑफ कोर्स ट्रेनिंग फन भी होता है, बट ऑफ कोर्स ट्रेनिंग बिकम्स फन आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर। जब ट्रेनिंग चल रही होती है तब तो हम दुखी थे, बट आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर यू फील लाइक दैट वाज द मोस्ट फन टाइम यू हैड, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स यू क्रिएटेड। जो कोर्समेट्स होते हैं, जो आपके आगे पीछे के कोर्सेज होते हैं, वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स अ लाइफ टाइम बॉन्ड। और कई सारे आर्मी की खासियत ये है, जो हम अब भी फेस करते हैं, कि किसी कोर्समेट को आपने ट्रेनिंग के दौरान कभी देखा ही नहीं था, आपने सिर्फ कभी नाम सुना हो, ना भी सुना हो। बट मैं, मान लो यहाँ से मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, और चंडीगढ़ में मैंने ऐसे ही पूछ लिया हमारा कोई कोर्समेट है, और किसी ने किसी का नाम बता दिया। मैं एकेडमी में नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला, नाम भी नहीं पता था। बट मैं एक कॉल करूंगा कि मैं कोर्समेट हूँ, और प्लीज मैं आ सकता हूँ, वो लिटरली मुझे पिकअप करने इवन एयरपोर्ट या स्टेशन पे आ जाएगा। तो वो एक स्पिरिट जो है वो कहीं और नहीं मिलती, वो सिर्फ फौज की खासियत है वो। तो वो एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो विच टीचर्स यू, बिकॉज व्हेन वी फाइट फॉर द कंट्री, वी फाइट फॉर आवर बटालियन, बट मोर देन एनीथिंग एल्स वी फाइट फॉर द पर्सन नेक्स्ट टू अस। यू नो, वो स्पिरिट जो है, वो स्पिरिट परमानेंट हमारे में वो इनकलकेट हो जाता है। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग व्हिच आई लव्ड। ओके, ओके, तो अब थोड़ा ओके, डेप्थ में जाते हैं माउंटेनियरिंग के, जो आपका या, एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये पॉडकास्ट मैंने उसी के ओके, रिगार्डिंग रखा है मैंने, क्योंकि आपके जो फील्ड एक्सपीरियंस है उसमें आई थिंक काफ़ी 1-2 घंटे का पॉडकास्ट चला जाएगा। तो इस पॉडकास्ट में हम उसके बारे में हम ओके, डेप्थ में बात करेंगे, आपके श्योर। एक्सपीरियंसेस के बारे में। ओके, तो मैं सबसे पहले आपकी जर्नी को जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई माउंटेनियरिंग हम्म, में?
माउंटेनियरिंग मैं कहूँगा कि काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ, स्पेशली मेरे कॉलेज टाइम में। तब जो महाराष्ट्र में सह्याद्री माउंटेन्स है, तो वो हम बहुत ज़्यादा घूमे। मतलब उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। किसी एक का कॉल आना चाहे रात के 11 बजे कि भाई चलना ट्रैक पे, चल दिए। 3 दिन बाद ही आए। जब मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन पे ही कॉल करते थे। तो वैसे टाइप में शुरू हुआ, बहुत पसंद आया। उसमें कई बार हमने रॉक क्लाइंबिंग भी की, जो कि हमको सेफ्टी एस्पेक्ट्स पता नहीं थे, हम क्वालिफाइड थे नहीं। तो बिना रोप के किसी रॉक फेस पे चढ़ गए। तो वो सारे करते-करते जो शौक चढ़ गया, तो मैं ये कहूँगा कि आर्मी जॉइन करने के 2 मेरे मेजर जो रीज़न थे, एक्शन एंड एडवेंचर। तो एक्शन भी खूब मिली, और एडवेंचर जो था वो काफ़ी टाइम तक मुझे इवेड करता रहा कि मुझे वो कोर्स में जाने का मौका नहीं मिला, जो फॉर्मल प्रॉपर एडवेंचर में ट्रेन होने के लिए। तो अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज में मुझे फाइनली मौका मिला, जो मैंने फिर जाके छुट्टी पे अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया, और उसके बाद फिर एडवांस का मौका मिला, और उसके बाद मैं क्वालिफाइड हो गया। तो उसके बाद जब एक्सपीडिशंस आने स्टार्ट हो गए, और जब एक्सपीडिशंस लीड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो शौक था वो और गहरा होता गया। उसमें क्या अच्छा लगा मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बट जनरली अच्छा लगा तो करते रहे। उसी तरीके से जो है वो स्टार्ट हुई, और अभी तक चल रही है। ओके, तो कैन यू टेक अस बैक टू द फर्स्ट माउंटेन जब आपने पहला माउंटेन समिट किया था, और उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ओके, इसमें दो एस्पेक्ट है। पहला माउंटेन जो समिट किया था उसके, एक था जब मैं सियाचिन में था, जब मैं कोर्स क्वालिफाइड नहीं था, और वो फॉर्मल माउंटेनियरिंग में के ब्रैकेट में नहीं आता, बट वही सब करना था जो माउंटेनियरिंग में करना होता। क्योंकि उस पोस्ट पे जाने के लिए फिक्स रोप होती थी, फिक्स रोप के ऊपर क्लाइंब करना है, अपना पूरा हथियार और पूरा जो भी तामझाम लेके फिर उस पे चलना है। तो उसको मैं साइड में रख दूंगा, बिकॉज वो माउंटेनिंग के हिसाब से नहीं चल रहा था, वो कॉम्बैट के हिसाब से चल रहा था। बट जब फर्स्ट मैंने पीक किया था, एक झागू कंगड़ी करके एक पीक था। वो ऑफिशियल नाम उसका नहीं है, बट हमने वो नाम रखा था बिकॉज वो पीक वर्जिन पीक था, उसको पहले कोई चढ़ा नहीं था। उसमें टीम लीडर था मैं, और मेरे साथ जो थे वो आर्मी की टीम थी। और वो जो समिट था, वो समिट बहुत ही मुश्किल हो गया था। कुछ कारणों से वो एक्सपीडिशन डिले हो गई थी। नॉर्मली सियाचिन एरिया में, मतलब सियाचिन आसपास काराकोरम रेंजेस जो है, काराकोरम रेंजेस में बाई सितंबर, मिड सितंबर और मैक्सिमम एंड सितंबर अपने एक्सपीडिशन खत्म कर देनी चाहिए। जबकि हमारा एंड सितंबर में एक्सपीडिशन स्टार्ट हो रहा था। तो वेदर का एक बहुत टफ पार्ट रहा। काफ़ी लोग बीच में बीमार हुए, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। सेफली इवैक्यूएट हुए, मैं बहुत अर्ली स्टेज में इवैक्यूएट किया था, तो नॉट अ मेजर इशू। बट फाइनली वो समिट जो है, जिसका रास्ता ही किसी को पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे, रोप कितने लगेंगे, इक्विपमेंट क्या लगेगा। तो वो करते करते फाइनली जब समिट पे पहुंच गए थे, और जब समिट का तकरीबन लास्ट के एक दो रोप्स का पिच बचा हुआ था, और उसमें क्या हुआ कि समिट को पहुंचने से पहले ही एक रिज लाइन आती थी। तो वो रिज लाइन पे खड़ी आइस वॉल थी, तकरीबन 70-80 डिग्रीज की आइस वॉल थी, और बहुत लंबी थी वो। जो, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था, तो हमने गूगल इमेज पे स्टडी किया था उसको। तो गूगल इमेज पे हमको लगा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर की वॉल होगी। वो 700 मीटर की निकली। तो हमारा रोप कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, और जो फाइनल समिट पे पहुंचना था हमने, उसके लिए रोप नहीं बची थी, और वो बहुत खड़ा पार्ट था। वो मिक्स ऑफ आइस एंड रॉक था, तो जो टेक्निकली काफ़ी डिफिकल्ट बनाता है उसको। तो वो उसी रोप को रोटेट करते करते हम 6 लोग फाइनली जब समिट पे पहुंचे, और समिट सामने दिख रहा था कि हम पहुंचने वाले हैं, और पूरा लूज बोल्डर के बीच में से चल रहा है। तो एज अ लीडर, पहली बात तो दिमाग में हमेशा किसी भी लीडर के पहली बात होती है सेफ्टी। वो इलेशन ऑफ रीचिंग द समिट, जो बहुत खुशी होती है समिट को पहुंचने की, वो बाकी मेंबर्स को तो हो सकती है, बट लीडर को इज कॉन्स्टेंटली वरीड। तो उस टाइम पे जब हम लोग पहुंचे थे वहां पे, और फिर हमने समिट दिख रहा था, तो वरी ये था बिकॉज बहुत ही ज्यादा लूज बोल्डर्स थे, ह्यूज बोल्डर्स, रूम साइज बोल्डर्स, बट वो हाथ लगाने से भी हिल रहे हैं, इतने लूज थे। तो उसमें फाइनली जब देखा समिट को, तो मुझे लगा कि हाँ, अब यहाँ से बस ध्यान रखना है कि एक्साइटमेंट में हम कुछ ज़्यादा गलती ना कर बैठे, और फिर वापस भी नीचे सेफली लाना है। और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीडिशन एज अ लीडर एंड फर्स्ट सक्सेस इन द एक्सपीडिशन, विच वॉज अ बिग डील फॉर अस, एंड दैट टू ऑन अ वर्जिन पीक, अननोन एरिया, अननोन रूट्स। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। एंड इट वाज
आई वुड से जो शादी करने का जो आपका एक ये होता है, जो एक्सपीरियंस होता है कि जब शादी हो रही होती है, तो आप चाहे कितना भी आपका लव मैरिज हो, कितनी भी कोर्टशिप हो, वो एक नर्वसनेस टाइम होता है। ये और फिर जब शादी हो जाती है देन यू आर हैप्पी, एक्साइटेड। तो वही वाला था वो फेज़, दोनों मिक्स ऑफ इमोशंस एक साथ चल रहे थे। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट्स अ वेरी रिलीजिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आई वुड से समिट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो, बट किस तरीके से आपने किया, दैट जर्नी और वो स्ट्रगल जो है बीच का, दैट मेक्स इट मोर एन्जॉयबल देन द समिट। So summit is just a point you stand, but the journey is much longer. You know, that is a great emotion of elation, and it feels like it's like a closure of something. जैसे आपको क्लोजर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लो, उस पर लगे रहो, और छोटी छोटी चीजें बच रही है उसमें, और उसको फाइनली आप बना दो। तो जैसे आप एक टेबल बना रहे हो और एक फाइनल नेल आपने मार दिया, जब वो टेबल रेडी हो गया, तो वो जो फीलिंग है, वो क्लोजर वाली फीलिंग की वी हैव डन इट, दैट्स अ वेरी बिग फीलिंग। And that is how we all felt about the summit. ओके, तो फियर इज़ अ नेचुरल पार्ट, मतलब जब भी आप कोई माउंटेन समिट करते हो तो फियर तो एक Yeah. आम बात है। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से ओवरकम करते थे ड्यूरिंग दैट मोमेंट? Oh, nice question. So fear has two parts of it. Uh, One part is that you fear about yourself, कि because you have family with you, वगैरह सब कुछ. So and the other thing is fear about the team itself. So काउंटर दोनों का तरीका है, एक दो तरीके हैं जो पहले शुरू होते हैं, जिससे पहले कि आप उस सिचुएशन में जाओ जिसका आपको फियर है, वो है आप उसके लिए पूरी ट्रेनिंग करो, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बढ़े कि ये आप हैंडल कर सकते हो, तो फियर फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, और अदर आई वुड से कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। एंड सेकेंड इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा गलती काफ़ी लोग करते हैं माउंटेनिंग में, कि कंटिजेंसी प्लानिंग थोड़ी सी ठीक नहीं होती। मेरे पास जैसे दो यंग लोग आए थे जब मैं एनआई में वाइस प्रिंसिपल था। वो शिवलिंग करके एक पीक करने जा रहे थे, बहुत डिफिकल्ट पीक माना जाता है, और वो करने जा रहे थे अल्पाइन स्टाइल में, यानी कि कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, मिनिमम स्टोर्स के साथ। तो वो आए, मैंने उनसे 4 सवाल पूछे और चारों सवाल का जवाब पॉजिटिव नहीं था। तो मैंने बताया आपकी एक्सपेडिशन आपकी कंप्लीट नहीं है, आपको और टाइम लेना चाहिए, बिकॉज़ आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनको वो सजेशन अच्छे लगे, बट फिर फाइनली वो गए, उसमें फँसे, उनको इवैक्यूएट किया गया, और फिर वो बड़े मुश्किल से बच के वापस आए। तो ये जो आप प्लानिंग करते हो, उसमें सबसे पहले ये सोचना है कि कहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, कहाँ पे कुछ गलत जाने वाला है, और वो गलत को हैंडल करने का अगर आपका प्लानिंग रेडी है, तो फिर आपका फियर फैक्टर कम हो जाता है। और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं कि आपने पहले कर ली और फिर आप चल दिए तो आपका सब कुछ ठीक ठाक है। आपको चलते चलते भी कंटिन्यूस मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं, एंटिसिपेट करना है ट्रबल को। आई थिंक दोज आर द वेज जिससे फियर के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। फियर को कॉन्फिडेंस ओवरटेक करता है। फियर इज नॉट गोइंग टू गो, फियर इज गोइंग टू बी देयर, but in spite of that you can handle the situation. Same in combat, same way about combat. If I plan for it well, then the my emotion of fear will be suppressed with the emotion of the confidence to handle it. Whereas अगर मैंने उसको ठीक से प्लान नहीं किया, ठीक से तैयारी नहीं किया, तो बिकॉज वो इतना सडन आया मेरे ऊपर, तो मैं उसको फियर फैक्टर ही मेरा ओवरकम कर जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस जो है, जो मुझे सोचने पे मजबूर करेगा कि मैं क्या नेक्स्ट एक्शन करूं, वो नहीं रहेगा। एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ मैं कि जब लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तो दो टाइप के क्लाइंबर दिखते हैं। फियर सबको होता है, द बेस्ट ऑफ द रॉक क्लाइंबर इन द वर्ल्ड, जब वो किसी रूट को चढ़ रहा होता है, खासकर जो हम लीड पैटर्न बोलते हैं, उसको फॉल का डर हमेशा होता ही होता है। उसमें फॉल होता ही है, जो लीड क्लाइंबिंग बोलते हैं, फॉल तो होता ही है, बट उसमें भी उतना ही डर रहता है जितना कि एक नए खिलाड़ी में होता है। बट क्योंकि उस वो ट्रेंड है कि फॉल कैसे लेना है, फॉल के बाद क्या करना है, उसके पहले क्या करना है, तो उसके वजह से उसमें फ़र्क पड़ता है। तो जो फ़ियर आने के बाद एक ट्रेन्ड क्लाइंबर जो है, वो फ़ोकस करता है कि मुझे फॉल का डर है, तो मैं फॉल ना होने के लिए क्या करना है मैंने? नेक्स्ट होल्ड कैसे लेना है? अपनी पोज़ीशन कैसे बनानी? इस पे उसका फ़ोकस है। जबकि जिसमें ट्रेन नहीं है और जिसमें डर बैठा हुआ है और उसका फ़ियर ओवरकम कर गया उसको, वो ये सोचते रहता है कि अगर मैंने नेक्स्ट होल्ड ले लिया,
और होल्ड ठीक से नहीं बैठा, तो गिरने के बाद क्या होने वाला है? तो गिरने के बाद के कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहा है, जबकि एक ट्रेन क्लाइंबर जो है वो ना गिरने पे फोकस कर रहा है। सो ये फर्क की वजह से वो ट्रेंड क्लाइंबर कंटिन्यूज टू क्लाइंब, वेरएज जो अनट्रेंड क्लाइंबर है, जो डर जिसका ओवरकम कर गया है उसको, तो वो क्लाइंब रोक देता है या फिर अननेसेसरी फॉल ले लेता है। दिस इज द बेसिक थिंग, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, these two things will help you handle fear. ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो लोगों मतलब जो लोग या तो ओवरलुक करते हैं या अंडर एस्टिमेट Now, करते हैं? the spiritual side, ये सबको बात पचेगी नहीं, क्योंकि माउंटेनियरिंग क्या हो रखा है अभी कि माउंटेनियरिंग इज ऑल अबाउट एवरेस्ट, ठीक है, और दो सेवन समिट्स, ये सब रिकॉर्ड्स, बेसिकली रिकॉर्ड्स, कोई ना कोई रिकॉर्ड सेट करना चाहिए, हर माउंटेनियर कोई ना कोई रिकॉर्ड सेट करने जा रहा है। तो जरूरत है नहीं, बिकॉज माउंटेनिंग इटसेल्फ इज सो चैलेंजिंग। चाहे वो 6,000 मीटर का हो, चाहे 7,000 मीटर का हो, सब में बराबर का अमाउंट ऑफ खतरा है। तो सब में बहुत स्टेमिना लगता है, सब में बहुत टफ माइंडसेट लगता है, बट वो एक रिकॉर्ड सेटिंग के वजह से जो माउंटेन आपको देना चाहता है वो आप वहां पे ले नहीं पाते, बिकॉज आपका फोकस कहीं और है। तो माउंटेन में मैं स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देता था कि जब आप माउंटेन में चलते हो, चाहे आप ग्रुप में भी चल रहे हो, आपके पास बड़ा ग्रुप है, 15 20 या 50 का लोगों का ग्रुप है, एक पॉइंट के बाद कोई किसी से बात नहीं करता, बिकॉज सांस फूल रही होती है, एग्जॉस्टेड फील होता है, तो बात वैसी नहीं हो पाती अगर चाहो तो भी। तो एक पॉइंट के बाद जब आपको वो नहीं होता, तो उस पूरे ग्रुप में होते हुए भी माउंटेन की खासियत ये है कि आप वहां पे अकेला होते हो, आप अपने आप में झांक कर देख सकते हो, वो अपने आप हो जाता है, आपको कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है उसके लिए, आप बस चलते रहो, आप अपना मीटर खींचते रहो साथ में, और ये चीज अपने आप होगी। उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप बहुत एग्जॉस्टेड रहते हो, जब आप बहुत खुद को स्ट्रेच कर रहे हो बियॉन्ड योर लिमिट्स, और आप एक ग्रैंड सिनारियो में हो, आप समुंदर के बीच में हो, आप कोई बड़े डैम वाटर के बगल में हो, या आप बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में हो, तो आपके थॉट्स बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, और काफी सारे थॉट प्रोसेस ऐसे होते हैं जो अंदर दबे, आपको पता ही नहीं आपके अंदर चल रहे हैं, वो आपको रियलाइज होने शुरू होते हैं, आपके वो पेन की वजह से, एग्जॉस्शन की वजह से आपको वो थॉट्स निकलने शुरू होते हैं। और तभी मैं कहता हूँ कि माउंटेन में जो है आपका कैरेक्टर कभी छुपता नहीं है, आप जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश करो, अगर आपका कैरेक्टर कुछ और है वो बाहर निकल ही निकल आएगा। जो कि हमने ट्रेनिंग में, जब हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते थे, तो स्टूडेंट्स के बीच में देखते थे, जो स्टूडेंट नीचे जो होता था, जब रॉक क्लाइंबिंग आराम से चल रही है, तो उस टाइम पे तो सबसे अच्छा अच्छा बिल्कुल, क्योंकि इंस्ट्रक्टर को इम्प्रेस करना है, तो अच्छा अच्छा बिहेव करता था। लेकिन वही ऊपर जाके सबसे लड़ाई शुरू कर दी उसने, क्योंकि वहां पे कैरेक्टर छुप ही नहीं सकता। तो ये उसकी खासियत है, जो इनवर्ड लुकिंग एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो माउंटेन आपको देता है। तो क्योंकि आपका फोकस रिकॉर्ड पे है, तो आप कुछ और ही तरफ, आपका दिमाग कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप कंटिन्यूस उस पेन को सस्टेन करने की सोच रहे हो, जो पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक बार सतोबन में ऐसा हुआ था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, किसी कैंप 1 से बेस कैंप तक मुझे अकेले आना था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। और पूरा बीच में ग्लेशियरेटेड एरिया है, और ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स एल्टीट्यूड में होते हैं, और वो पूरा एरिया जो मैं अकेला चला, और तभी मैंने खाना भी नहीं खाया था, तकरीबन 2 ढाई बजे थे, सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। तो एक एनर्जी बार पे चला था मैं जब वापस बेस कैंप में पहुंचा, मुझे रियलाइज हुआ कि बीच का फेज मुझे याद ही नहीं है कि वो कैसे जग निकल गया। मैं रूट तो सही पकड़ा था, मैंने रूट भी, मैं कॉन्शियस था रूट के बारे में एंड एवरीथिंग, बहुत सारे छोटे छोटे क्रेवासेस आते थे बीच में, वो सब भी क्रॉस कर लिया आराम से, बट वो कैसा फेज गया मुझे याद ही नहीं रहा। एंड आई वॉज फीलिंग सो ब्लिसफुल व्हेन आई रीच द बेस कैंप। मुझे दुख हुआ कि मैं बेस कैंप पहुंच गया हूँ, अब बाकी जो कैंप में लोग थे उनके बीच में पहुंच गया हूँ। आई वॉज इन अ डिफरेंट ब्लिस ऑल टुगेदर, जो मुझे बाद में रियलाइज, जब मैं चल रहा था तब नहीं रियलाइज हुआ। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ माउंटेन्स, जो बहुत लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं। एंड आई थिंक दैट दैट शुड बी द रीजन व्हाई यू शुड गो इनटू द माउंटेन। वो आप अंडररेटेड की बात कर रहे हो, तो दिस फैक्टर हैज बीन डीपली अंडररेटेड इन नॉर्मल माउंटेनिंग। ओके, तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया जब आपने स्टार्ट की थी जर्नी, तब से लेके अब तक आपका नज़रिया आई कैसे हैव बदला कम है? डाउन काफी ज्यादा। पहले बड़ा लड़ाई का मोड होता था, इन्फेंट्री टाइप,
तो आई थिंक एज फैक्टर भी होता है, एज के साथ तकरीबन काफ़ी लोग काम डाउन हो जाते हैं, बट मुझ में काफ़ी सडन चेंजेस हुए। तो ऐसा नहीं कि एग्रेशन खत्म हो गया, बिकॉज फिर तो इन्फेंट्री का स्पिरिट ही खत्म हो जाएगा। बट एग्रेशन बहुत नेसेसरी, बहुत ही इमिनेंट होगा जब उसकी सही में जरूरत होगी, तब के लिए रह गया है। बट काफ़ी पेशेंस और क्योंकि माउंटेनिंग तो बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है। आप चलते जा रहे हो, वो ऐसे सामने दिख रहा है रूट की, ये रूट दिख रहा है, जो भी सीन दिख रहा है आपको, कई सारे कदम ले लिए वही सीन दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कहीं पहुंच ही नहीं रहे। और फिर फाइनली जब पहुंचते तो फिर रियलाइज होता कि ये तो वो पेशेंस जो है, वो एक पेशेंस और कामनेस ऑफ माइंड, बिकॉज आप इतना इनवर्ड्स देखने पे मजबूर हो जाते हो। आप देखते नहीं हो, आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, बट आप इनवर्ड्स अपने आप देख जाते हो। आपके जो इनर पेन्स है वो सब बाहर निकल आते हैं, बिकॉज ऑफ बॉडी पेन आपको इनर पेन भी रियलाइज होता है, जो कि वरना आपको मतलब रियलाइज भी नहीं होता कि इसकी जरूरत भी थी मुझे रियलाइज करने की, ये पता भी नहीं चलता। तो वो एक बहुत चेंज आया मुझ में कि काफ़ी इतना नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल संतों की तरह हो गया हूँ, बिल्कुल काम जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हुआ हूँ, बट काफ़ी हद तक वो उसमें फ़र्क पड़ा। मतलब बैलेंस हो गया, मतलब like आप यू कैन बिल्ड अ बैलेंस बिटवीन एग्रेशन एंड कामनेस। बैलेंस इज़ अ वेरी वेरी हेवी वर्ड टू यूज़, बिकॉज वो बहुत महंतों के पास होता है बैलेंस। तो मैं अभी तक वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ, बट पहले से काफ़ी बेटर है। और डिटर्मिनेशन ग्रिट, यस, डिटर्मिनेशन ग्रिट में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका माइंडसेट, मतलब बहुत पेन्स इग्नोर करने की काबिलियत आ जाती है, बहुत सारे दर्द इग्नोर करने की काबिलियत आ जाती है। बट वो आई थिंक आर्मी ने काफ़ी हद तक हैंडल कर चुके थी, जो उसकी आदत पड़ चुकी थी। माउंटेनिंग में उससे थोड़ा और कंट्रीब्यूट हुआ, बट मेजरली इन दो एस्पेक्ट में बहुत मुझे लगता है फ़र्क पड़ा मेरा। बैलेंस तक नहीं पहुंचा हूँ, बट यस आई कैन से आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स द बैलेंस। ओके, तो डू यू प्रेफर सोलो क्लाइंब और ग्रुप में आप प्रेफर करते हो? और अगर दोनों एक्सपीरियंस कैसे अलग-अलग होते हैं? मतलब सोलो में क्या फ़र्क होता है और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है? ओके, सोलो एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है, जो आई थिंक ज़्यादा लोगों के पास है नहीं वर्ल्ड ओवर, और इंडिया में तो बहुत ही कम है। अगर मैं प्रॉपर माउंटेनिंग की बात करूँ तो ट्रैकिंग तो बहुत लोग कर लेंगे जिसमें नॉन टेक्निकल इश्यूज हो, बट टेक्निकल क्लाइंब में सोलो थोड़ा इंडिया में बहुत ही मुश्किल है। मैं तो नहीं जानता किसी को जिसने किया है। और मेरा वो ऐसा कोई खास प्रेफरेंस नहीं है, बट आई वुड प्रेफर अ स्मॉलर ग्रुप। मैं जनरली अल्पाइन स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जहाँ पे जैसे हम सतोपंथ गए थे, तो सतोपंथ में हम लोग सिर्फ 3 ही लोग थे, और 3 लोग भी गए थे विदाउट फिक्स्ड रोप्स। तो कोई रोप फिक्स नहीं, एक सिंगल रोप के साथ उसी को मल्टी पिच की तरह यूज़ करते हुए। और समिट तो नहीं हुआ था, बट समिट के जो लास्ट के 400 मीटर है वो रह गए थे, बट वो नॉन टेक्निकल है। वो ईजिएस्ट पार्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट उससे पहले था वो हम पार कर चुके, जिसके लिए बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि वो ना करें अल्पाइन स्टाइल में। कुछ लोगों ने जो बहुत एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स है, उन लोगों ने बोला कि ये इंडियंस नहीं करते, ये बाहर वाले जो यूरोपियंस वगैरह ये सब इस स्टाइल में करते हैं, इंडियंस ऐसा नहीं करते। इंडियन नॉर्मल कन्वेंशनल स्टाइल में जाते हैं, गाइड लेके जाओ, पोर्टर लेके जाओ, वो रोप फिक्स करेंगे, फिक्स रोप पे आप चलो। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे अगर यूरोपियंस कर सकते तो इंडियंस भी कर सकते हैं। तो तकरीबन मोस्ट ऑफ द माउंटेनिंग फ्रेटर्निटी ने मुझे उसके अगेंस्ट एडवाइस किया था। बट वो जब हमने किया, ऑब्वियसली वो ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, बिकॉज उसी रोप को बार बार लगाना है, फिक्स करना है, फिर निकालना है, फिर आगे फिक्स करना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस बहुत देर चलती रहती है, और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे होते हैं, बिकॉज कंटिन्यूस रोप वर्क करना है। तो बट जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बहुत ही इमेंस था। मतलब समिट की हमको जरूरत ही नहीं थी खुशी मनाने के लिए। हम, क्योंकि टेक्निकल पार्ट जो पार करना था वो सब सतोबंद का काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, और बहुत रिस्की है। वहाँ पे एक चीज़ है जो नई फेस रिज बोली जाती है, जो बिल्कुल पतली रिज है। मतलब अगर आप रिज पे चलोगे तो पैर जो है आपके दोनों रिज के दोनों तरफ हो गया। तो वहाँ पे वो हिस्सा भी पार कर लिया था हमने। तो वो एक बहुत इमेंस मोमेंट ऑफ प्राइड था हम तीनों के लिए, कि हम वो कर पाए इन दिस स्टाइल, जहाँ पे सब लोग बोल रहे थे, एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा। और जब वो हुआ, और बाद में फिर हमने थ्रू सोशल मीडिया वगैरह जो बताया कि हुआ, तो कुछ लोगों ने जो थे जिन्होंने एडवाइस किया था कि मत करो, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छी पहल है, इसको और आगे बढ़ाओ। बाकी कुछ लोगों ने बोला था देखा समिट नहीं हुआ, हमने कहा था समिट नहीं होगा।
तो हमने बोला जो हुआ हम लोग बहुत खुश हैं। तो दैट स्मॉल ग्रुप थिंग इज मोर, एंड इन दिस स्टाइल, तो ग्रुप के साइज से ज़्यादा मुझे स्टाइल से फ़र्क पड़ता है। कि इस स्टाइल में जहाँ पे आप मिनिमम इक्विपमेंट, मिनिमम नो गाइड्स, नो पोर्टर्स बियॉन्ड बेस कैंप, इस स्टाइल में जो है वो ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। क्योंकि वो जो एक ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसमें हर टेक्निक और हर एक कंटिजेंसी को हैंडल करना है आपको विद इन दिस 3 पीपल ओनली और 2 पीपल ओनली, व्हिच इज़ वेरी चैलेंजिंग थिंग एंड इट्स अ वेरी प्लेजरेबल थिंग। दैट इज़ द टाइप आई प्रेफर। सोलो मैंने आज तक किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। सोलो मैंने ट्रैक्स किए हैं, जिसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं था, मतलब जहाँ पे रॉक फेस या आइस वॉल नहीं चढ़ना है। नो, डिफिकल्ट टेरेन था, रिस्की थोड़ा सा था, बट ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। तो वहाँ पे किया है, और जितना भी सोलो चलाऊँ, इट वाज़ लाइक आई मेंशन्ड अबाउट सतोपंथ, व्हेन आई केम बैक अलोन फ्रॉम कैंप 1 टू बेस कैंप। वो जो एक्सपीरियंस था, इट वाज़ अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। आई वुड लव टू वॉक इन माउंटेन्स सोलो, नो डाउट्स। बिग ग्रुप्स डेफिनिटली नो, नो फ्रॉम माय साइड। कभी-कभी करना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ अदर रीजंस, बट अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। ओके, तो हैव यू एवर फेस्ड वाइल्ड लाइफ? आपने कभी जंगली जानवर जो पहाड़ चढ़ते वक़्त आपने कभी आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसा कोई खतरनाक सा? अच्छा, खतरनाक सा एक्सपीरियंस, बहुत खतरनाक फॉर्च्यूनेटली नहीं रहा। तो क्लोज़ एनकाउंटर जिसे बोलते हैं, उस टाइप का तो फॉर्च्यूनेटली नहीं रहा। बहुत क्लोज़ गया हूँ वाइल्ड लाइफ के, 2-3 जगह पे हुआ है। सह्याद्रीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। सह्याद्रीज़ में एक पॉइंट था, मुझे याद है हम लोग ट्रैक कर रहे थे, और हमारे में एक स्नेक एक्सपर्ट था, पीछे चल रहा था। तो उसने सामने एक लड़की हमसे बात कर रही थी पीछे देख के, एंड वो हमारे पीछे था, जो स्नेक एक्सपर्ट था, वो हमारे भी पीछे था। उसने बाहर से उस लड़की को बोला कि हिलना मत, बिल्कुल जैसे वैसे रहो। और हम देखते रहे, हमको लगा कुछ नहीं है इसके आसपास, क्या है इसमें बड़ी बात है। और वो एक ग्रीन कलर का स्नेक होता है, जो बिल्कुल ब्रांच की तरह दिखता है। वो उस लड़की के पीछे से, सर के पीछे था वो, एंड ही वाज लुकिंग एट हर हेड, एंड दिस गाय कुड ऑब्जर्व इट फ्रॉम देयर, बिकॉज ही वाज एक्सपर्ट ऑफ, हमसे वो नहीं, वो बहुत अच्छा कैमोफ्लेज होता है उस स्नेक। तो वहां पे जाके फिर उसने उस स्नेक को पकड़ा और लड़की को हटाया, विच वॉज ऑल्सो वेरी टैक्टफुल, कि एक साइड से हाथ घुमाया, बिकॉज स्नेक मूवमेंट फॉलो करता है। जैसे स्नेक टर्न किया तो दूसरे हाथ से उसको पकड़ लिया, और लड़की भी बच गई। तो वन वॉज दैट पार्ट। भालू एक दो बार दिखे हैं, एक बार दूर से दिखे हैं, एक बार क्लोजली, दो बार दिखे इनफैक्ट। एक बार सह्याद्री में, जहाँ पे भालू और उसका बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा था, ऐसे बहुत बेबी नहीं था। तो वो दोनों बिल्कुल ही सामने 10-15 मीटर पे अचानक से जंगल में ऊपर उठे, और हम लोग चल रहे थे, 3-4 लोग थे साथ में। तो किसने बोला कि एक साथ आ जाओ, बड़ी फिगर बनाओ, फिर किसने बोला जोर से चिल्लाओ। वो भालू को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जहाँ पे खड़ा था वैसे ही खड़ा था। और हमारा लक अच्छा था कि उसका कोई अटैक करने का मूड नहीं था। तो हम धीरे धीरे साइडवेज निकलते हुए निकल गए, तो बच गए थे। दैट वाज अ वेरी क्लोज एनकाउंटर। एंड स्नो लेपर्ड्स, यस, आई हैव सीन फ्रॉम फार अवे, मतलब तकरीबन 50-60 मीटर्स जस्ट पासिंग बाय। आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद समथिंग कॉल्ड गोल्डन फॉक्स, बोलते हैं आई थिंक उसको। तो वो सिर्फ वो सियाचिन वगैरह एरिया में पाया जाता है। ब्यूटीफुल क्रीचर, बहुत छोटा होता है, कुत्ते से भी छोटा होता है, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल, वेरी फरी। मैं अपने कुछ पोस्ट को इंस्पेक्शन करने गया था, जो अलग से रहती थी, जो खाली रहती थी पीस टाइम में। और उसको इंस्पेक्शन करते करते मैं एक बंकर के अंदर देख रहा था, जो थोड़ा स्नो से भरा हुआ था। और मैंने वापस टर्न किया पीछे, तो मेरे पीछे जस्ट अराउंड 3-4 मीटर्स पे, मेरे से हार्डली एनी डिस्टेंस, वो स्नो फॉक्स जो था वो बिल्कुल क्राउचिंग पोजीशन में मेरी तरफ देख रहा था। मतलब ही वाज अबाउट टू अटैक, अगर मैं टर्न नहीं करता तो शायद अटैक भी कर जाता। और उसे डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो इतना छोटा है वो। मजेदार लगा, मतलब क्यूट लगा वो। बट ऑब्वियसली क्यूट नहीं था, बिकॉज दांत तो है ही फाइनली। बट फॉर्चुनेटली मेरे आसपास एक रूट मार्किंग रॉड होता है, वो रखा हुआ था। तो मैंने वो उठाया तो भाग गया अपने आप। बट इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल क्रीचर, मतलब इट वाज, जो आपको पेट रखना चाहिए ना, मतलब आपको जैसे बिल्कुल ऐसे कडल करने का मन करेगा, इतना सुंदर सा था वो। तो वैसे और 4-5 एक्सपीरियंसेस इधर महाराष्ट्र में लेपर्ड के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। So we had a few experiences, but fortunately no direct attack as of now. मेरे घर के पीछे मेरा जो डॉग था, वो 3 महीने का ही था, उसके ऊपर अटैक किया था लेपर्ड ने, उसको पकड़ लिया था। बट फॉर्चुनेटली वो सही टाइम पे अलार्म बजा और हम गए, तो हम तब तक वो स्नो लेपर्ड भाग गया, एंड माय डॉग सर्वाइव्ड।
3 महीने की ट्रीटमेंट लगी उसको, बट दैट वाज राइट इन फ्रंट कि वो घर के पीछे से भाग गया था। तो उसके बाद मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में काफी रात को घूमता था ढूंढने की शायद वापस दोबारा सेटिंग हो जाए, बट कभी हुई नहीं। ओके, तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ येती, द माउंटेन मैन, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग या कंसेप्ट है। तो आपने कभी देखा है नहीं, मतलब? तो मैंने तो ये थी देखा नहीं है। कुछ क्लेम्स मैंने देखे यूट्यूब पे ही कि येती को, येती लाइक फिगर देखे हैं। पहली बात तो येती के फिगर्स तो बने हुए हैं, स्केचेस बने हुए हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी नोज एग्जैक्टली येती कैसे दिखते हैं। बट वन एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, बहुत रिसेंट था ये। दिस वाज इन 2022। वी हैड गॉन टू पीक कॉल्ड माउंट त्रिशूली। तो एक माउंट त्रिशूल करके बहुत फेमस है, एक दूसरा माउंट त्रिशूली है। नंदा देवी सेंचुरी के नॉर्दर्न एज पे आता है ये। तो वहां पे हम लोग उस तरफ से जा रहे थे जहां से बहुत ही कम अटेम्प्ट हो रखे और वहां से सबमिट नहीं हो रखा। हमारा भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम एवलांच, जिसमें हम बहुत ही बार बार बच गए थे। और उसमें एक जो कैंप था जिसके आगे हम लोग गए थे और फिर अवलांच हम पे आया था। तो उस कैंप से जब हम निकले थे तो रात के 1 बजे के आसपास। एंड इतना तो हमको पता था कि उस सीजन में, तो इतना हमको गारंटेड पता था कि उस सीजन में उस कैंप के आगे तो कोई भी नहीं गया। गांव वाले तो वैसे नहीं जाते थे, उनका कोई मतलब नहीं था उस एरिया में जाने का, ये बहुत हायर एल्टीट्यूड पे था। तो वहां पे जब हम जा रहे थे तो हमको पैर दिखाई दिए जैसे कोई नंगा पैर चला हो, और वो पैर बहुत बड़े थे। तो वो बीच में दिख रहे थे, बीच में फिर वैनिश थे। स्नोफॉल हुई नहीं थी, तो वो मिटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता कि अगर स्नोफॉल से मिट गए वो पैरों के निशान बीच के। तो बीच में थे, बीच में नहीं थे, फिर वापस बीच में थे, बीच में नहीं थे। और फिर जब हम आगे गए और फॉर्चुनेटली मैंने बोला एक रेस्ट लेते, सुबह 3 बजे थे, हमने रात के 9:30 बजे स्टार्ट किया था। और आइडियली हमने और एक और कैंप लगाना चाहिए था, बट हमने बिकॉज पूरा एरिया अवलांच प्रोन था, तो हमने डिसाइड किया रात को ही पूरा पार करेंगे क्योंकि अवलांच के चांसेस कम होते हैं, और सीधा समिट मार देंगे और वापसी में फिर समिट कैंप लगा देंगे। तो हम 3 बजे के आसपास पहुंचे, हमने बोला एक चाय बनाते बिकॉज अब नींद आना स्टार्ट हो गई थी, नींद हावी होना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने बोला यहाँ पे साइड में तो एक वैली थी जो फनल की तरह बनी हुई थी, सीधे फनल की तरह बनी, और हम बीच से चल रहे थे उसके। तो जो भी अवलांच आता है इस वैली से ही गुजरता। तो जब इन्होंने चाय बर्तन खोले, मैंने बोला यहाँ पे नहीं करना है, थोड़ा सा साइड के दीवार पे ऊपर चढ़ के फिर करेंगे। पहले उन्होंने ना ना करते करते फिर हम फाइनली ऊपर गए और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के, पतला सा प्लेटफॉर्म था, चाय वाय बनाई। और जैसे ही चाय मुझे कोई हैंड ओवर कर रहा था कि साहब चाय पी लो, और मैं चाय हाथ में लेना था, अवलांच आया और बहुत तेज आया। और वो स्नो अवलांच नहीं था, स्नो अवलांच तो खतरनाक होता ही है, बट आइस अवलांच जो होता है, तो आइस वॉल टूट के जो अवलांच आता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो हार्ड रॉक की तरह आइस है, और वो बहुत शार्प है, वो काट सकता है बॉडी आराम से। तो वो आइस अवलांच आया था और वो मेरे पैरों को टच करते हुए गया, मतलब इतना एच पे हम लोग बचे हैं। तो वो, अब पता नहीं ये थी हमको बोलना चाहता था कि भाई आप मत जाओ आगे, ठीक है, अवलांच का खतरा है, या आई डोंट नो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। बट दैट वाज वन एक्सपीरियंस आई कैन से कि वी हैड, बट वी डिडंट सी एनी क्रीचर अराउंड, नॉट इवन वाइल्ड एनिमल्स। बट दोज वर डिस्टिंक्ट फुटमार्क्स, वो ना भालू के हो सकते, ना शेर के हो सकते, इतना तो पक्का है। तो दैट वाज द ओनली एक्सपीरियंस ऑफ ये, और अराउंड दैट। ओके, तो ओके, तो इंजरीज़ की अगर बात करें, तो देयर इज़ एक इंजरी के बारे में मेरे को पता है, फ्रॉस्ट करेक्ट, बाइट। हाँ। तो आपने आपको कितनी इंजरीज़ आपने फेस किया है ड्यूरिंग योर समिट, या आपको उसको रिकवर करने में आपको कितना टाइम लग जाता था? ओके, इस बारे में बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ मैं। फ्रॉस्ट बाइट मुझे सियाचिन में हुआ था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जब कोई मुझे, जैसे हम पोस्ट पे रिलीव करते हैं, तो कोई और ऑफिसर आता है, कोई और जवान आते हैं, पुराने वालों को रिलीव करते हैं। तो मैं पोस्ट पे था और मुझे रिलीव होना था। वो टाइम ठीक नहीं था रिलीव करने के लिए, बट अर्जेंसी थी रिलीव करने के लिए, मेरा कोई कोर्स पे जाना था मुझे। तो कोई ऑफिसर नीचे से आ रहे थे, मौसम बहुत खराब हो गया सुबह सुबह, बट क्योंकि अर्जेंसी थी तो वो कंटिन्यू करते गए, अदरवाइज वो पिछले पोस्ट पे रुक जाते, बट उनको कंटिन्यू करना पड़ा। हम भी नीचे गए हाफ पॉइंट तक, एक हाफ लिंक करके होता है दो पोस्टों के बीच में, जहाँ पे दोनों साइड मिलती है, और फिर एक्सचेंज करा के, इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज करा के, फिर वो ऊपर चले जाते, हम नीचे जाते हैं। तो हाफ लिंक जो था वो बहुत सुपर एक्सपोज था, वो वैली के अंदर घुसा हुआ एक माउंटेन का हिस्सा था, तो सब तरफ से एक्सपोज था विंड को।
और उस समय पे इतनी ज़्यादा ठंड हुई, मौसम इतना खराब हुआ और विंड बहुत तेज चली। तो माउंटेनिंग में जनरली स्नोफॉल या बारिश किलर नहीं होता, माउंटेनिंग में जनरली विंड्स किलर होते हैं। और ये जो था, विंड बहुत ही तेज चला और हम इतने पतले रिज पे खड़े थे कि ना उस पर ढंग से बैठ सकते हैं ना ठीक से खड़े हो सकते हैं। तो फाइनली हमारे इसमें बोला कि साहब अभी क्या करना है, ऊपर भी नहीं जा सकते, वो पार्टी आ रही है, उनको भी रिलीफ, उनको हमको नीचे जाना ही पड़ेगा, तो कैसे करें। मैंने बोला बस यहीं पे खड़े खड़े जो कर सकते हो हरकत करते रहो, बस गिरना मत नीचे। और फिर हमने खुद को एंकर कर लिया आसपास के रॉक के साथ कि गलती से स्लिप हो गए तो गिरे ना। और वहीं पे हमने फिर एक लड़के ने जो है वो मराठी एक डांस सॉन्ग लगा दिया, हम उस रिज पे खड़े होकर के डांस कर रहे थे ताकि गर्म रहे। तो वो था, बट फाइनली जब नीचे पहुंचे तो हमारे फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था सभी को, तो हाथ पैर जो थे वो काले हो चुके थे। बट फर्स्ट स्टेज था तो इतना दिक्कत नहीं था कि एम्पुटेशन तक बात नहीं की, वो स्लोली ट्रीटमेंट के साथ रिकवर हुआ था। और बाकी तकरीबन 2 या 3 एक्सपीडिशन में तो ऐसा हल्का फुल्का ब्लैक होना, जो टिश्यू डेड हो गई है, तो और थोड़ी देर रुकते वहाँ पे उस कंडीशन में तो शायद फिर फ्रॉस्ट बाइट हो भी जाता सीवियर और एम्पुटेशन भी हो जाता। बट क्योंकि आपको काम करना है, किसी को रेस्क्यू करना है, रिसेंटली अभी माउंट नून किया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, मौसम खराब हो गया था। तो ये चीज़ होती रहती है, मतलब इंजरीज देखी है आसपास काफ़ी सारी। फॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट भी अच्छे से हुए और लोग बच गए हैं। और रेस्क्यू सिचुएशंस काफ़ी देखी है, तो उसमें भी रेस्क्यू भी सेफली हो गया था कुछ लोगों का। तो उस हिसाब से इंजरीज तो देखी है, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ। बाकी माइनर इंजरीज, कभी क्रैम्पोन इधर लगना, कभी पत्थर लगना, कभी पत्थर ऊपर से गिरना और वो कहीं पे लग के चले जाना, ये तो काफ़ी बार हो चुका है, वो तो होते रहता है। हम्म। ओके, तो आपने आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का भी सोचा है, मतलब माउंट एवरेस्ट? मौका मिला तो माउंटेनिंग में मौके बनाने पड़ते हैं। आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा कि आप आगे कर लो, वो उसके लिए बहुत एस्टेब्लिश रेपुटेशन, या तो आपके बहुत यू हैव टू बी लकी फॉर दैट, बट जनरली आपको मौके बनाने हैं। तो माउंट एवरेस्ट के लिए मैं मौका बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस इस स्टाइल ऑफ माउंटेनिंग पे, अल्पाइन स्टाइल ऑफ माउंटेनियरिंग पे है। एवरेस्ट में लोग वहाँ पे शेरपा करने भी नहीं देते अल्पाइन स्टाइल, तो और उतना क्वालिफाई होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा और माउंटेन्स यहाँ पे कर लूँ। तो अभी उस पे फोकस है, अल्पाइन स्टाइल पे, जो जनरली 7,000 6,000 मीटर के पीक्स पे हम लोग करे से तो बंद किया था हमने, या उसके बाद तुरंत बाद डीकेडी 1 किया था अल्पाइन स्टाइल में। तो इस स्टाइल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। बाकी मौका मिला तो डेफिनेटली जाऊँगा, बट क्रेविंग नहीं है उसकी। हुँ। ओके, तो आफ्टर द समिट, समिट के बाद व्हाट डू यू गेट फ्रॉम गवर्नमेंट? सरकार से आपको कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कुछ हाँ, मिलता है समिट के मतलब? सर्टिफिकेट्स, समिट नहीं, आपको माउंटेनिंग एक्सपीडिशन के सर्टिफिकेट्स मिलते ही है। उसमें मेंशन किया जाता है कि आपने समिट किया या नहीं किया। तो सर्टिफिकेट्स अभी तक तो आर्मी के थ्रू ही किए ज़्यादातर, तो ऐसा कोई रिवॉर्ड वगैरह तो ना मैंने अप्लाई किया है ना हुआ है। बाकी जो बहुत अच्छा माउंटेनिंग कंसिस्टेंटली करते हैं, तो उनको अवार्ड्स भी ऐसे कुछ है, जैसे तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है, जो कि साल में एक बार मिलता है बाय प्रेसिडेंट। तो वो एडवेंचर के लिए स्पेसिफिक, इट इज़ लाइक अर्जुना अवार्ड ऑफ एडवेंचर, तो वो भी मिलता है। तो वो एक अलग चीज़ है, अलग गेम भी है इन अ वे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिजर्विंग लोगों को मिलता है, कभी कभी अनडिजर्विंग लोग भी ले जाते हैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल। So it all depends on how you look at it. So, but otherwise, there is no other kind of benefit. सिविल में ये सम टू सम एक्सटेंट, आपको अगर आप उसमें करते रहते हो माउंटेनिंग, और आपको और एक्सपीरियंस मिलते जाता है, आप सर्टिफिकेट्स लगाते हो, तो एक आगे के एक्सपीडिशन में आपको बेनिफिट मिलता है, आपको चांसेस मिलता है। दूसरा, आपको चांसेस है कि आपके एसडीआरएफ जो होता है, एनडीआरएफ, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसके अंदर जॉब्स जो होते हैं उसमें ये सब काउंट होता है, तो वो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब में भी वो काम आ सकता है, बट इन आर्मी इट्स जस्ट अबाउट डूइंग इट, फॉर डूइंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ माउंटेन्स लाइक एवरेस्ट फॉर एग्जांपल। तो कुछ डेकोरेशंस मिलते हैं विच इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज देयर, बट कुछ डेकोरेशंस भी मिलते हैं। बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा तो इट्स जस्ट अबाउट प्योरली पैशन टू गो देयर। लाइफ की रिस्क ले रहे हैं, सो आई वुड से
अगर कोई ये देख के ले रहा है कि ये मिलने वाला है और उसकी वजह से जाना है, तो देन इट्स नॉट वर्थवाइल। बट मैक्सिमम जो अभी मैं मोटिवेशन देख रहा हूँ, स्पेशली सिविल में जो माउंटेनिंग कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट रिकॉर्ड्स, कि मेरा कहीं तो रिकॉर्ड बने, एंड फिर आप जैसे कोई पॉडकास्ट करे और फिर मैं फेमस हो जाऊँ तो इट इज नॉट, द पैशन पार्ट इज समहाउ dwindling. Yeah. ओके, तो मेरा एक छोटा सा Hmm. एक्सपीरियंस है, ट्रैकिंग का ही है। तो मैं 2 दिन का आई थिंक ट्रैक था, तो मेरा वेट काफ़ी लॉस्ट होता है, मतलब Hmm. पहाड़ों पे वेट काफ़ी जल्दी Yeah. लूज़ होता है। तो व्हेन आई वाज़ जब मैं चढ़ रहा था, तो एक टाइम के बाद मुझे पैरों का दर्द फ़ील होना बंद हो गया। मतलब मुझे अपने आई कांट फील माय लेग्स Hmm. एट दैट मोमेंट। तो आपने तो ये चीज़ Yes. काफ़ी फेस की होगी। तो लाइक आई सेड ना, यू गो बियॉन्ड योर नॉर्मल पेन्स यू एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ। ठीक है, आपको शायद पता नहीं, आपको वो हमेशा रियलाइज नहीं होता, बट मैं इस पे बहुत एम्फोसाइज करता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जो इनर थॉट्स है ना, बहुत सारा पेन अंदर भरा हुआ है। वो पेन आपको कभी रियलाइज नहीं होता कि है अंदर, वो ऐसे टाइम पे निकल आता है, और आपको, और वो फिर जब आपको रियलाइज होता है, आपकी माइंड इतना फोकस हो जाता है उस पर, दैट यू स्टॉप रियलाइजिंग एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स बिकम सेकेंडरी। सो जो काफी लोग बोलते हैं कि, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला जाता है कि जो सुमोज होते थे जापान के, दे हैड डेवलप टेक्निक टू नॉट फील पेन एट ऑल। उनको जितना मर्जी मारो पीटो टॉर्चर करो, दे नेवर यूज्ड टू फील पेन, उनका एक्सप्रेशन प्लेन रहता था। तो दैट इज अ माइंड ट्रेनिंग बेस जो है। तो आपको किसी चीज पे इतना फोकस करना आना शुरू हो गया जहाँ पे आप, बाकी सब चीजें आपके लिए सेकेंडरी हो गई, तो पेन फील होना बंद हो जाता है। एक तरीका वो है। दूसरा, मसल का नेचुरल एक्टिविटी है कि एक पेन एक लिमिट तक चलता है, और उसके बाद फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है आपको नम कर देता है उस जगह पे, बिकॉज द बॉडी कांट टेक इट एनीमोर, तो नम कर दिया, इफ इट इज दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम पेन। सो बोथ दीज फैक्टर्स कम इनटू माउंटेनियरिंग। तो उसकी वजह से ये नॉर्मल एवरेज एक्सपीरियंस है। एंड प्लस समटाइम्स मसल्स आर जस्ट गेटिंग यूज टू समथिंग, बिकॉज वो अभी तक आदत नहीं थी। तो सडनली माउंटेन में आप, सडन स्ट्रेन्यूस, बहुत ज्यादा स्ट्रेन्यूस है एज कम्पेयर टू योर रेगुलर वर्कआउट। तो पहला इनिशियल पेन फील होता है, फिर मसल गेट्स यूज टू इट, इट गेट्स रिलैक्स कि ओके दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, सो लेट्स जस्ट डू इट। तो उसके बाद फिर आपको पेन फील होना बंद हो जाता है। इट्स अ नॉर्मल एक्सपीरियंस विच ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज, एंड दैट इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैंने, मुझे लग रहा था कि पेन आ गया मतलब मेरी बॉडी की लिमिट पहुंच गई, बट थोड़ी देर बाद पेन चला गया, मतलब माई बॉडीज लिमिट वॉज मच बियॉन्ड वॉट आई हैड थॉट। सो दिस इज हाउ माउंटेनिंग एक्सटेंड्स योर लिमिट्स इन मेंटली एज वेल एज फिजिकली। एंड वेट लॉस तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बस फर्क ये है कि नीचे आने के बाद उतना ही जल्दी गेन भी हो जाता है। ओके, ओके, तो कोई एक्सपीरियंस आपके जो जिसका इम्पैक्ट आपकी काफ़ी मतलब देर तक रहा था, आपके दिमाग तक? ओके, दो पार्ट में, एक माउंटेनिंग रिलेटेड है, एक माउंटेनिंग नॉट रिलेटेड है। माउंटेनिंग नॉट रिलेटेड में कहूँगा, जो यूएन मिशन गया था मैं अफ्रीका में, दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब थर्ड वर्ल्ड सब बोलते हैं, कभी कभार इंडिया भी काउंट होता था उसमें, बट क्या होता है वो देखने को मिला। मतलब गरीबी इतनी है कि गरीब उनको पता ही नहीं वो गरीबी है मतलब कोई सो कॉल्ड ब्रिगेडियर, इनमें सो कॉल्ड ही बोलना पड़ता है, हर कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड ब्रिगेडियर कर्नल है वहाँ। सो कॉल्ड ब्रिगेडियर का घर घास का है, बट उसमें वो अमीर है क्योंकि उसका जो कंपाउंड है वो टिन शीट का बना हुआ है। तो ये उसकी अमीरी थी। सो ये वर्ल्ड देखा, और उसके अराउंड के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखे, विच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी, वेयर आई स्टार्टेड losing trust on lot of so-called social cause organizations, and started gaining trust on some of you. Uh, वो उसका काफी impact रहा on my thought process about how to look at the world overall. Not a negative, both negative as well as positive impact. And mountaineering में, I would say almost every peak, every summit has had a huge impact on me, because वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। मतलब ये जैसे आप किसी और प्लेनेट में चले गए हो, आप एलियन वर्ल्ड में चले गए हो। तो आपके कुछ दोस्त जो है वो, आपकी स्पेसशिप वहाँ पे गिर गई और आप फंस गए हो, यू जस्ट एक्सप्लोरिंग कि है क्या है यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ डूइंग समवेयर अराउंड 16-18 माउंटेन्स फॉर्मली आई वुड से।
उसके बावजूद भी सह्याद्री के तो तकरीबन 150 के आसपास हो रखे हैं, बट उसके बावजूद भी वो हर माउंटेन में ऐसा फील होता है कि आप दोबारा एलियन वर्ल्ड में आ गए हो। There's so much to explore, so much beauty, so much challenge, so many challenges, सब कुछ इट्स अ वेरी काइंड ऑफ ओपनिंग काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने अब तक जिंदगी जीनी थी, अब जी रहे हो। दैट्स द ब्लिस यू स्टार्ट एक्सपीरियंस if you are not focused on records. I will repeat that again and again. So I think that particular incident per se, uh, अभी recently just this year itself, this year मतलब last year, we had an incident where we lost a JCO in bad weather. जो एक सूबेदार थे, नाइब सूबेदार थे, जिनको हमने लूज किया इन माउंटेनिंग। तो वेरी ब्रेव पर्सन, वेरी one of the best persons I have seen, and was helping out somebody else जिनको प्रॉब्लम थी। एंड साथ में एक और एक्सपीडिशन चल रही थी किसी और की, जिसके अंदर 4 लोग अवलांच में चले गए ऑन द सेम डे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आफ्टर डूइंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, आफ्टर डूइंग सियाचिन ग्लेशियर, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड माउंटेनियरिंग और यूएन मिशन, जहाँ पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्क और खतरा होता था डेली बेसिस पे, ये सब करने के बाद लूजिंग समबडी वेल यू आर कमांडिंग दी डिस्टिंक्ट टीम, so that was the first ever experience I have seen of losing somebody under your command. So obviously it's mountaining, जैसे combat operation है, it's going to happen some, it can happen at any point of time, no, but that experience does move you, और फिर आपको like uh, it encourage somehow, with me at least it happened कि मुझे और encourage किया कि as a tribute to that person I should keep going about this, मुझे और माउंटेनिंग करनी चाहिए और सीखना चाहिए और भी बढ़ते रहना चाहिए, दूसरों को भी बढ़ावा देना चाहिए। सो दैट आई वुड से वन एक्सपीरियंस व्हिच had an impact on me, both positive and negative again. But yes, Siachen I would say was the first stepping stone where I really knew कि मुझे माउंटेनिंग करनी ही करनी है। तब करियर और मौका नहीं मिलने की वजह से तो ऑलमोस्ट सोचा था कि शायद नहीं हो पाएगी माउंटेनिंग अभी, क्योंकि सर्विस भी बढ़ी जा रही थी, काफ़ी जो एग्जाम्स वगैरह होते वो आ रहे थे आगे, important exams. But Siachen made me realize कि no, this is what I'm meant for and I have to go for this. And वहाँ से उसका भी एक impact Siachen का रहा कि दोबारा माउंटेनिंग में at late age also enter किया, and fortunately I did so. Are there any specialized equipments जो आप कैरी करते हो अपने साथ for specific type of climbs? जनरली माउंटेनिंग इक्विपमेंट सेम ही है, सब लोग वही सेम ऑलमोस्ट सेम चीज़ें कैरी करते हैं, बट बिकॉज जैसे हमने अल्पाइन स्टाइल स्टार्ट किया था, जो इंडियंस में बहुत रेयर है। अल्पाइन स्टाइल बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग करते हैं, बट वो बेसिकली सेम फॉर्मेट में होता है, फिक्स्ड रोप एंड एवरीथिंग। हम लोग सिंगल रोप में जो ट्राई किया था, सतोपन जैसा पीक, डिफिकल्ट 7000 मीटर पीक, तो जब ये कर रहे थे तो इसमें कुछ एक इक्विपमेंट बस खास हो जाता है, थोड़ा सा माइनर फर्क होता है उसमें, ज़्यादा नहीं, बट उसको यूज़ करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। तो जैसे रॉक क्लाइंबिंग में नॉर्मली टिपिकल एक्सपीडिशन में, जो माउंटेनिंग की एक्सपीडिशन है, उसके अंदर जनरली मैक्सिमम टाइम रॉक पिटॉन ही यूज़ होता है, जबकि अल्पाइन स्टाइल में आपको फ्रेंड्स और चोकनर्स इनका भी यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आप सब कुछ बहुत अच्छे से फिक्स करके नहीं जा रहे हो, आपको फिक्स भी करना और निकालना भी है। रॉक पिटॉन निकालना वापस मुश्किल हो जाता है, फिक्स करना भी, तो ये चीज़ें ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है जो क्रैक्स में फिट होता है, जिसमें आपको ठोकने की जरूरत नहीं है, जो तुरंत फिट होता है, स्प्रिंग लोडेड होता है, और वैसे ही आप निकाल भी सकते हो उसको। तो वो होता है, और फिर कुछ एक रेस्क्यू इक्विपमेंट आपको कैरी एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ रेस्क्यू करना, हम 3 ही लोग हैं या 2 ही लोग हैं, तो कोई और रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकता, तो हमने खुद ही करना है। तो उसका भी इक्विपमेंट एक थोड़ा एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है। और जो आपका इक्विपमेंट है अल्पाइन स्टाइल में स्पेशली बहुत लाइट वेट और कम वॉल्यूम का होना चाहिए, तो थोड़ा सा कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि जो स्लीपिंग बैग में कैरी कर सकते थे, जिसमें आई विल फील एब्सोल्युटली वार्म, वो कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ी कम बल्क और लेस हेवी स्लीपिंग बैग कैरी करनी है, ताकि निकल जाए, रात निकल जाए सेफली। तो उतना ही कंफर्ट लेवल ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उतना इक्विपमेंट प्रोफाइल में फर्क होता है, अदरवाइज जनरली द सेम इक्विपमेंट एज एनी माउंटेनियर वुड कैरी। Okay, तो रैपिड फायर राउंड,
इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका आपको जल्दी से जवाब Okay, देना है. fine. Fair enough. Okay. If you had to choose a famous movie Hmm. character to join you on a climb, तो वो कैरेक्टर कौन सा होगा और क्यों? Okay. मूवी कैरेक्टर बाहुबली, उसने बड़ा अच्छा क्लाइम किया था रॉक फेस. Okay. वो लीड क्लाइम कर लेगा मेरे लिए. Okay. If you could have a Yeah. super power, तो वो सुपर पावर क्या होगी और उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से बिना करोगे? ऑक्सीजन के किसी भी एल्टीट्यूड पे जाओ तो एवरेज बिना ऑक्सीजन के हो जाएगा, कई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. आप जनरली किस तरीके की मूवीज पसंद करते हो फ्री टाइम में? एनी काइंड विच विल एंटरटेन मी. जनरली रोमांटिक की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है. एक्शन, थ्रिलर्स, थोड़े अच्छे, लाइक व्हाट डू यू कॉल दैट, डिटेक्टिव मूवीज एंड ऑल. तो those kind of movies, and of course sci-fi and all. ओके. there's a बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है, stringent choices नहीं है. बहुत कम ही देखता हूँ, जब देखता हूँ तो जो अवेलेबल है. चाय या कॉफी? चाय, चाय, इंडियन चाय, दूध के साथ, चीनी के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज. ओके. विंटर और समर? विंटर्स. ओके. तो बीच वेकेशन और माउंटेन रिट्रीट? हाँ, इसमें चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट अदरवाइज अगर करनी पड़ी तो माउंटेन रिट्रीट. बोथ आर गुड. ओके. तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? ओके, सो नहीं, आई जनरली आई सीन लॉट ऑफ स्पेशली माउंटेनियर्स जो बहुत लाइफ एडवाइस देते हैं. तो मैं तो नहीं दूंगा, बिकॉज माउंटेन चढ़ के आप कोई लाइफ की बस फंडिंग नहीं सीख जाते हो, ना ही आप कोई सदगुरु बन जाते हो. तो इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि लोगों को लाइफ एडवाइस देना शुरू करें. आई वुड से समथिंग टोटली अनरिलेटेड, बिकॉज इट हर्ट्स मी व्हेन आई सी इट हैपनिंग इन भारत स्पेशली. तो ये एक जो मोदी जी तो नहीं बोलूंगा, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट एटलीस्ट कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा इंडियन प्राइड जो है हमें, जो भारत का प्राइड है, वो वापस आ जाए और रियलाइज करवा रही है कि हम क्या थे. बट वो सुपरफिशियल लेवल पे तो हो रहा है. बट अगर हम आम जनता देखें तो एक चीज मुझे जो बहुत खटकती है वो है कि मैं घूमता बहुत हूँ, ट्रैवल बहुत करता हूँ. तो जैसे ही फॉरेनर्स दिखते हैं तो लोग सेल्फी खिंचवाने जाते हैं. ठीक है, तो ये एक स्लेव मेंटालिटी का हमारा जो मतलब ये दिखाता है कि आप जो मर्जी बिल्डिंग बना लो, रोड बना लो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फंक्शंस कर लो, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट कर लो. ये दिखाता है कि आपकी स्लेव माइंडसेट गई नहीं है. तो आपको उसने किया क्या ऐसा, वो शायद ट्रक ड्राइवर है अपनी कंट्री में, आपको पता भी नहीं है, वो शायद क्या टैक्सी चलाता है वहां पे, बट आप उससे फोटो खिंचवाने जा रहे हो. तो उसको क्या फीलिंग आएगी हमारी तरफ कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर अपनी कंट्री में हूँ, बट यहाँ पे आके मुझे सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है. ठीक है, और हमें क्या फीलिंग आएगी अपनी खुद की तरफ कि हम जो मर्जी हो, बस गोरी चमड़ी दिखे और हम वहाँ पे फोटो खिंच सेल्फी खिंचवाने जा रहे हैं और साथ में छिड़कानी भी कर रहे हैं. और खासकर अगर लड़की हो तो वो क्या इंप्रेशन हमारे बारे में ले जा रहे हैं और हम खुद के बारे में क्या इंप्रेशन रखते हैं, ये उनको भी दिखाई दे रहा है. तो थोड़ा सा प्राइड लो. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की. आधे लड़के तो इसलिए खिंचवाते हैं कि दिखाने के लिए कि देखो मैं इसको घुमा रहा था. तो वो एक फेक चीज भी है. तो बट आई वुड जस्ट से कि अ, ये आपके मतलब वैसे देखा जाए तो शर्म की बात है हमारे लिए कि हम ऐसी हरकतें करते हैं. तो नॉट कनेक्टेड विद दिस पॉडकास्ट, बट समथिंग आई ऑलवेज, मैं काफी घूमते हुए देखता हूँ कि लोग कर रहे होते हैं चीज, तो काफी दर्द होता है. तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा. बाकी लाइफ एडवाइस मेरी तरफ से कोई नहीं है, जस्ट जो आपको खुश रखे वो करो बस. थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. आपसे बात करके थैंक काफ़ी यू. अच्छा लगा. उम्मीद है कि सर आपको भी मज़ा आया होगा. बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल थे. एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस इन द मैनर कि नॉर्मली पीपल बहुत अचीवमेंट सेंस में ही बात कर रहे होते हैं जब पॉडकास्ट चल रहा होता है कि अच्छा ये अचीवमेंट आपने कैसे की और इसके लिए कितना एफर्ट डाला. इट वाज नाइस दैट यू ब्रॉट आउट दोस थिंग्स व्हिच जो अचीवमेंट के बियॉन्ड में बोल पाया, बिकॉज यू लेड मी विथ योर क्वेश्चंस देयर. So that was a very nice thing, and all the best to you for future podcast. Keep doing well. I'm very happy I did this.